शिव और शक्ति दो शक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि एक संतुलन है। यहां मैं बात कर रही हूं दोनों शक्तियों के संतुलन की। परिवार हो, समाज हो, व्यक्ति हो या फिर कोई कृत्य हो, सब में एक संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम कभी कभी एक ही तस्वीर को गौर से देखते हैं और दिखाते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ बुरा होता है, आवाज उठाई जानी चाहिए, लेकिन उसकी चीखें तो सदन तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर एक पुरुष के साथ बुरा हो जाए तो जानते हैं वो कहां पहुंचता है। या तो नीले ड्रम में उसे बंद कर दिया जाता है, या फांसी पे उसको लटका दिया जाता है, या वो खुद लटक जाता है। और क्योंकि वो पुरुष है, इन कहानियों को आगे न सुनाया जाता है, ना उनको किस्सों में बुना जाता है। आज का विषय इसलिए जरूरी है कि जब हम एक परिवार में माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, भाई भाभी सबकी कल्पना करते हैं, तो आप देखते हैं वहां भाई भी है, वहां पिता भी है, वहां पति भी है और वहां बेटा भी है। तो हम इस आदि आबादी की शक्ति को कैसे भूल जाते हैं। आदि आबादी कोई केवल एक नहीं, वो भी है जो आपको संस्कारों में बोता है। आज के विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं खासकर एक ऐसी महिला जिसने ये ठान लिया कि वो पुरुषों की आवाज और उनके आंसुओं को भी दिखाएगी। हम कहते हैं ना बड़ी आसानी से कि पुरुष को कुछ नहीं होता, लेकिन वो उनको बाहर निकाल करके लाई हैं। आई ओपनर मेरे साथ हैं बरका त्रेहान जी। महिला आयोग आपने सुना होगा, एनजीओ है एक पुरुष आयोग, जहां पर पुरुषों की बात होती है, उनकी न्याय की बात होती है। मेरा आपसे पहला ही सवाल है, ये पुरुष आयोग क्या ऐसा हुआ बरखा जी की, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी चीजें ऐसे ही नहीं बनाता है। कुछ तो उसके जीवन में ऐसा हुआ होता है जब वो सोचता है नहीं, इसकी भी आवाज उठानी है। बिल्कुल सही रमा जी, मैं बचपन से ही मेरा हमेशा से एक ऐसा मन था और मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया कि कभी भी किसी की भी मदद जरूर करो, चाहे आप कितने भी संपन्न हो जाओ, लेकिन आपके पास सामने आमने जो भी अगर आपको मदद का गुहार लगाए उसकी मदद करिए। इसी सिलसिले में मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब भी मैं बहुत सारी ऐसी ड्राइव्स में काम करती थी जहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए या पेंसिल कॉपी रबड़ ये सब बांटने बहुत बहुत। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने और लोगों ओल्ड एज ग्रुप के लोगों की हेल्प करनी शुरू करी, क्योंकि उनको कुछ समझ, कई बारी उनको दवाइयाँ नहीं मिलती, कई बारी उनको और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी हेल्प करी। फिर धीरे धीरे ये जो व्हील चेयर्स वगैरह होती हैं ये बहुत महंगी होती हैं, तो इसके लिए पैसा जुटा करके और व्हील चेयर देनी, जिससे कि छोटे छोटे नर्सिंग होम तो चलिए पैसे लेते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ डोनेट कर दी, या जो ऐसे ओल्ड एज होम्स है वहाँ डोनेट कर दी, जिससे कि वहाँ पर लोगों को परेशानी कम उठानी पड़े, क्योंकि बहुत महंगी आती हैं ये चीज़ें। ऐसे ही ब्लैंकेट्स और सब तमाम चीज़ें छोटा छोटा काम करती थी। तो फिर उसके बाद मेरे विवाह हो गया। जब शादी हो गई तो मैं दिल्ली आ गई। पहले मैं दिल्ली में नहीं रहती थी, मैं प्रयागराज से हूँ। तो जब दिल्ली आई तो यहाँ पर भी मैं यही सब काम करती रहती थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत उनके पॉलिटिकल लिंक्स थे, तो वो जाते रहते थे, कभी कभी मैं भी जाती थी। तो बीच में इसी दौरान मेरे एक मित्र के साथ कुछ दिक्कत हो गई। वो मित्र क्या था, मेरी फैमिली मेंबर समझिए उसे, मित्र नहीं था। लेकिन शुरुआत में तो मुझे लगा कि माँ का कॉल आया, आंटी का कॉल आया कि आइए मिलिए इनसे, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। तो मैंने ओवरलुक कर दिया। मैंने कहा कि ये लड़की का केस है, अब लड़की के साथ इसने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा, माँ है, माँ का दिल है ऐसा, माँ तो ऐसे ही बोलेगी। पिता का भी कॉल आया, उसकी बहन का भी कॉल आया, मैंने सबको मतलब सुनी नहीं, अनसुनी सा कर दिया, क्योंकि आई वाज अ बिग फेमिनिस्ट कि कभी लड़कियां तो झूठ बोलती ही नहीं है, वाकई कुछ ना कुछ गलत इस लड़के नहीं किया तो भुगतो। हुआ ये कि एक दिन रात को 12 बजे मुझे कॉल आया उनका कि अब 2 आंसू टपकाने मत आना, ये लड़का मरने वाला है, अब मत आना। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया है, भाई क्या चक्कर हो गया है। और सर्दी की रात थी, मेरी तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह फिर मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले आज जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भाई सच में मर जाएगा तो फिर तो वाकई ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं गई तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, क्या बताया, बहुत सारे एविडेंसेस दिखाए मुझे, कि बहुत सारे पत्र दिखाए और बहुत सारे मैसेजेस भी दिखाए जहाँ पर लड़की उसे बहुत धमका रही थी। और
उसने रेप केस डाला था उस लड़के के ऊपर और बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था लड़का, क्योंकि लड़का जो है जेल भी रह आया था, तो बहुत दुखी था, पूरा परिवार बहुत दुखी था। और अब सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया था कि वो मरने की कगार में था। बेल पे वो बाहर तो आ गए था, लेकिन मरने की कगार में था, क्योंकि बेल पे आने से कुछ नहीं होता। आपको वही कोर्ट, वही झंझट, वही 24 घंटे मान सम्मान पूरे परिवार का, और बहुत वेल टू डू फैमिली, बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली थी। तो बहुत ज्यादा उनकी जो इज्जत और डिग्निटी और नौकरी वोकरी तो सब चली गई थी लड़के की, पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। आपको बताऊं, माँ ने मुझे जब बताया कि मैंने खुद अपनी आंख से देखा, वो लड़का जब वॉशरूम गया हुआ था तो माँ कह रही थी, बाबू 5 मिनट हो गया था, ज्यादा हो गया था, 5 मिनट से ज्यादा। उन्होंने ये टाइम सेट किया था, अगर इतने देर में ये नहीं बाहर आया तो उसको कहते थे कुंडी मत लगाओ अंदर से, क्योंकि उन्हें पता था ये कुछ भी कर सकता है अब। तो वो, बाबू बाहर आ जाओ, बाबू बाहर आ जाओ, क्या हो गया, तुम कहाँ हो, क्या हो। और वो इतने सारे टेंशन में आ गए। तो मैंने सब खुद अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने धीरे धीरे उस केस को समझा और उनको हेल्प करी, और धीरे धीरे उसको उस मानसिक पीड़ा से बाहर निकाला। और इसी तरीके से लोग फिर बाद में ये चीजें फैलती हैं और लोगों को पता चला और लोगों की मदद करनी शुरू इसलिए करी, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है और इधर क्यों नहीं लड़कों की सुनवाई हो रही थी। आज आपको पॉलिटिकल लिंक्स आप सोच रहे हो क्यों बताया मैंने उस माँ को कहा, उस पिता को कहा कि अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तो बड़े बड़े नेताओं से है बातचीत, मैं जाऊंगी उन्हें बताऊंगी, ये पूरी चीज बदल जाएगी। मैंने टेड टॉक में भी यही बात कही थी कि मैंने तो सोचा पूरी चीज बदल जाएगी, इसमें है क्या, बहुत बड़ी चीज क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर महिलाएं सफर कर रही है उनके लिए कानून है, तो पुरुष सफर कर रहे हैं उनके लिए भी कानून होना चाहिए। मैं ये बात बोलूंगी संसद में जाके मैं हजारों बार संसद में भी जा चुकी हूँ, वहां पर अपनी ये सारी बातें इन लोगों को जाके कागज देती हूँ, पूरा मेमोरेंडम देती हूँ, मिलती हूँ नेताओं से कि भाई पटल पे, संसद के पटल से ही बदलाव आएगा। तो जब मेरे को लगा कि पॉलिटिकल लिंक से तो सारी चीजें हो जाएंगी, हुआ ही कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट कब किया, जब संसद चल रहा था। मैंने कहा, एक्चुअली उससे पहले मैं हर जगह प्रोटेस्ट कर चुकी थी। मैंने मुंबई और तमाम जगहों पे, दिल्ली में इंडिया गेट, तमाम जगहों पे, बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा ये तो सब जगहों पे करने के बाद भी कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, बस न्यूज़पेपर में आ जाता है ज्यादा से ज्यादा, फर्क तो पड़ नहीं आ रहा है। तो मैंने इतना, पूरे 350-400 लोग आए थे ये सेंट्रल सिटी मेट्रो स्टेशन पे, और वहां पर हमने मैन की बात, ये मेरा ही हैशटैग है, इसके ऊपर बातचीत करी। वहां पर बीबीसी और तमाम लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने हमारी बात समझी। उसके बाद मैंने उन लोगों को कहा, क्योंकि ज्यादातर पुरुष थे उस पूरे उसमें, मैंने उन्हें कहा कि जिसको भी नौकरी का खतरा है वो अपने घर जा सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम कूच कर रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, संसद के सामने जाकर के खड़े होकर के वहां अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी मांगे बहुत छोटी सी हैं। एक, जेंडर न्यूट्रल कानून होना चाहिए, सबके लिए समान कानून। यूसीसी की बात आप करते हैं, क्या जो पत्नी के लिए कानून है वही कानून पुरुष के लिए है? नहीं। दूसरा, हमारा एक छोटा सा पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो। सरकार कब बनाएगी पुरुष आयोग? महिला आयोग बना हुआ है, महिलाएं वहां अपनी बात रख सकती हैं, अपनी पीड़ा रख सकती हैं, अपनी जो भी उनकी शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकती हैं। सुनी जाए या ना सुनी जाए वो कर सकती हैं, और अगर ना सुनी जाए तो उसको आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं बात को। पुरुष कहाँ जाए? कोई पटल नहीं है। तो सरकार से ये गुहार है कि अब पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो। तीसरी मांग, मेंस मिनिस्ट्री। आप कहेंगे पुरुष आयोग तो मिला नहीं, मेंस मिनिस्ट्री कहां से मिलेगी? तो हमारी ये मांगे हैं, और इन मांगों के लिए हम कितनी बार हर संसद में बैठे हुए हर मंत्री को मुलाकात करिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। आप इतनी सारी जगह पे गई इस बात को लेकर के, मैं बिल्कुल आपसे ओरिजिनल आंसर चाहती हूँ इस पर। आपको क्या लगा ये पुरुष आयोग क्यों नहीं बना रहे? देखिए, मैं तो कानून मंत्री के पास गई थी। इस देश में कानून नाम की एक चीज होती है, और कानून मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होते हैं। अगर पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनका जो एनसीआरबी का डेटा है वो कह रहा है कि 3 गुना, एनसीआरबी का डेटा 3 गुना पुरुष आत्महत्या, हस्बैंड सुसाइड्स हो रही हैं,
और अगर आप नीले ड्रम का कहर अगर इसमें जोड़ ले, सौरभ काला कांड या और भी बहुत नीले ड्रम, जैसे कॉफी में जहर दे दिया, सांप से कटवा दिया, इलेक्ट्रिक शॉक, द्वारका दिल्ली में ही दिया था, लड़की वाइफ ने हस्बैंड को इलेक्ट्रिक शॉक से मारा, बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वो केस आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। और इंदौर का राजा वाला इंदौर का तो हनीमून पे ले जा करके मार डाला। या और कितने सारे केसेस है, अमन है जो जज साहब थे अभी हाल में ही, अभी हाल में ही एक महीने के साथ न्याय कर रहे थे जो और जज साहब न्याय नहीं कर पाए। या जस्टिस गोगोई को ले लीजिए, मी टू वाले, तो बहुत सारे केसेस तो बहुत है, अनगिनत। मैं आपको कई दिन तक बताती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। ये सारे केसेस मैंने खुद काम किया है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इनकी पीड़ा कहीं सुनी जा रही थी, तो कानून मंत्री आखिर इनकी पीड़ा क्यों नहीं सुन रहा? हम तो उनको डेटा भी बताते हैं, हम उनको पूरी बात लिख के देते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है। और सबसे बड़ी बात, हम देश की बातें करते हैं और देश में परिवार रहते हैं। जब परिवार ही टूट रहे हैं तो देश भी तो टूटेगा। तो इस पे भी नहीं वो गौर कर रहे। तो आखिर हम करें क्या? हमारी प्रोटेस्ट का यही मेन मकसद था कि अंदर संसद में आवाज गूंजे और इस पे बहस हो। क्योंकि मेरे ही कहने पे हरिनारायण राजभर जी ने भी इस मुद्दे को 2018 में मॉनसून सेशन में उठाया था और उनको बहुत ज्यादा इसका विरोध का भी सामना करना पड़ा और बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने उनका साथ भी दिया। मीडिया ने बहुत विरोध भी किया था कि पुरुष आयोग की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहती हूं कि हम सभी जो इक्वालिटी की बातें करते हैं, इक्वालिटी बहुत बड़ा वर्ड है, तो जब इक्वालिटी की बातें करते हैं तो अगर महिलाओं के लिए कानून है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं कानून? अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? मैं हर साल पुरुष दिवस मनाती हूँ, हर साल। बीते साल भी हमने मनाया था, उसमें हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन किया था। क्योंकि आजकल की आपको पता है कि कितना मेंटल हेल्थ की ऊपर डिटोरिएट हो रही है और उसके ऊपर जब मेंटल हेल्थ किसी की डिटोरिएट होती है तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर आत्महत्या की तरफ चलता है। और इसमें पुरुष ज्यादा है क्योंकि पुरुषों की ही तो कहीं सुनवाई नहीं है, एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है। याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो मैंने जंतर मंतर से कई बार कहा था, वहां पर बहुत सारे लोग जंतर में, कोविड का समय था, और मैंने ये बात बोली थी कि आप लोग तो सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। यहाँ लाखों सुशांत मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी बात नहीं करनी चाहिए? आम आदमी इस देश का, जोमेटो वाला लड़का, आखिर कसूर क्या था जोमेटो वाले लड़के का? उसने कितना बड़ा कसूर कर दिया कि उसने एक डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवर करने गया खाना। अब मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम ने मारपीट चालू कर दी। और उसके बाद का आपको पता ही है, क्योंकि लड़का ही हमेशा गलत होता है, हमेशा लड़का गलत होता। हम कभी भी सिक्के का दूसरा रुख देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो जोमेटो वाला लड़का हो और चाहे वो सादत अली हो जो लखनऊ की रेड लाइट पे खड़ा था। 22 थप्पड़ पड़े, 22 थप्पड़ किस बात के? और गालियां, अब्यूसेस, कितनी अब्यूसेस आई और 22 थप्पड़ मारे। उसका कसूर क्या था? वो तो अपनी कैब चलाने वाला था, उसकी कैब में से बैठी भी नहीं थी मैडम, उन्होंने बस आई सामने से दर 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 मारना। वो लड़के से मैंने जब बात करी तो वो रो रो के बस मुझसे ये पूछ रहा है कि मैडम मेरी गलती क्या थी, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए। मैडम मेरी गलती क्या थी? मेरी छोटी बच्ची पूछ रही है मुझसे कि पापा आपने क्या किया था जो आपको मार पड़ी। लोग ये नहीं सोचते कि ऐसा होने के बाद उस इंसान का परिवार, विश्वास और समाज तीनों टूट जाते हैं। लेकिन आपको आगे बता देती हूँ, सादत अली भारत देश मजबूरी में छोड़ के चला गया, अब वो भारत में नहीं रहता। जोमेटो वाले लड़के की जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, जब केस पलट गया, पता चला कि लड़के वाला जो लड़का कह रहा वही सत्य है, केस पूरा पलट गया, झूठ बोल रही थी लड़की। तब क्या हुआ? उसे फोर्स किया गया कि आप वापस लीजिए अपना केस, मतलब ये केस लड़ भी नहीं सकते, जीत भी नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पुरुष समाज को इतना कुचल दिया गया, इतना कुचल दिया गया है। तभी मैं इनको बोलती हूँ थर्ड क्लास जेंडर है ये। इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। अगर ये बोलना भी चाहे तो कौन सुन रहा है? सर्बजीत रेड लाइट पे खड़ा था, सर्बजीत रेड लाइट पे खड़ा अपनी बाइक पर, लड़की को तो उसने छुआ भी नहीं। तो कैसे आ गया मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गया ये तो बता दीजिए। तिलक नगर थाने में पुलिस पहुंच गई, घर उसके। मेरे जैसे ही पता चला मैं फटाफट तिलक नगर थाने गई। मैंने कहा भाई हुआ क्या? उसने मुझे बताया। उसके बाद मैंने उसे एक ही बात समझाई थी जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल चिंता ना करो, मैं घर में जा रही हूँ, माँ बाप से मिलती हूँ, उनको ढांढस मैंने
बताना है कि हम्म। कैसे इसको फाइट करें। हम्म। तुम भी फाइट करना, झुकना नहीं, हम्म। डरना नहीं। तुम्हें हम्म। बहुत डराया जाएगा, हम्म। तुम्हें झुकने पे मजबूर किया जाएगा, तुम डरना नहीं, हम्म। डट के मुकाबला करना। हम्म। और वही हुआ। हम्म। उसको तो बस बना लिया था बलात्कारी, बड़ा बलात्कारी है, हर चैनल पे पवर्ट पवर्ट, सर ये सरबजीत सिंह पवर्ट चलने लग गया। और तुरंत एक सोशल महीने मीडिया तक पे। चला सोशल मीडिया पे। वो लड़का दिल्ली का दरिंदा, ना मेट्रो में ट्रैवल कर सकता, नौकरी चली गई, ना बस में ट्रैवल कर सकता। मिडिल क्लास मेट्रो में नहीं ट्रैवल करती, बस में नहीं ट्रैवल करती, कैसे करे, क्या करे, मर जाए। मैंने उससे एक ही बात कही थी कि डट के लड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, सच की जीत होगी, सत्य में विजेते। और आज वो भी दिल्ली छोड़ के चला गया। हम इस देश से लड़कों को बाहर भेज रहे हैं। वो इतना मजबूर हो गया कि वो दिल्ली में रहने लायक नहीं था, आज वो दिल्ली में नहीं रहता। आपको कितनी बातें बताऊं। ये अमन शर्मा, जज अमन शर्मा, ये रहे जज अमन शर्मा। आप लोग देख सकते हैं इन्हें। अभी 1 महीने पहले इन्होंने अपनी पत्नी की प्रताड़ना की वजह से, जो खुद एक जज है, इन्होंने मौत को गले लगा लिया। इतना परेशान, जो दूसरों को न्याय दिलाता था वो इतना परेशान हो गया और उसे मरना पड़ा। इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ट्विशा शर्मा की न्याय की लड़ाई में तो मैं भी खड़ी थी, हम सब खड़े थे। लेकिन जज अमर शर्मा, क्यों भाई, लेट देम डाई, मेन है ना, ये तो पुरुष है, मरने दो। जबकि उसके पिता बार बार, उनकी इतनी स्थिति भी नहीं थी कि वो आकर के अपने आंसू पहुंच के बता सके कि मेरे बेटे ने लास्ट टाइम मुझसे कॉल पर क्या बात करी थी। और बता देती हूँ आपको, मेरी तो, मैं तो उनके घर गई थी, इनके प्रेयर मीटिंग में गई थी अलवर। वहां पर 3-3.5 हजार लोग थे प्रेयर मीटिंग में। अच्छा। और मैं वहां पर, क्योंकि प्रेयर मीटिंग थी, मैं उनके पिताजी से कह रही थी, इतने सारे लोग आए हैं दुख मनाने के लिए, क्या इनमें से कोई भी अमन शर्मा को वापस ला सकता है? और क्या ये पति इतना भी डिजर्व नहीं करता था कि इसकी पत्नी और इसका बच्चा इसके लास्ट राइट्स में आए? क्या ये डिजर्व नहीं करते थे? अब तो ये हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मेरे को उनके पिता की बात नहीं भूलेगी, जो वो कहते रहे कि 35 साल की नौकरी में इतना काम करना था, इतना इसका भविष्य उज्जवल था, इतना परिवार का नाम रोशन कर रहा था, कितनी छोटी जगह अलवर से पढ़ लिख करके, एक माता पिता का सपना होता है, बच्चे को वहां भेजा, क्या मरने के लिए भेजा था? लव मैरिज और की छोटा सा एक बेटा है उनका, 6-8 महीने का, दूसरा बेटा बड़ा है, 2 बेटे हैं। तो कितनी नाइंसाफी। अतुल सुभाष, आपने इस नाम को बहुत मतलब बार मुझे सुना ऐसा लगता होगा। है कि जिस समय सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था, मैं आपको दावे से साथ कह सकती हूँ कि आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आपको 1 लाख ट्वीट्स मिलेंगे अतुल सुभाष के लिए। मैं इसलिए ट्वीट कह रही हूँ क्योंकि अतुल एक ऐसा इंसान था जो घुट घुट के मरा, तिल तिल करके मरा। ये तिल तिल के मरा, अपने बच्चे से मिल नहीं पाया। और अतुल सुभाष ने पूरा वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट करी हर चीज। ये वो इंसान था जिसने बहुत अच्छे, एआई इंजीनियर था, बहुत ज्यादा तेज, उसने एक एक पॉइंट को डॉक्यूमेंट किया, उसने एक एक चीज को लिखा। और इसका भाई विकास आज भी इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहा है। वो पूरा परिवार पिलर टू पोस्ट लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। 18 दिन में लड़की को बेल मिल जाती है। अभी जज अमन शर्मा का आपको केस दिखाया, यहाँ पे तो लड़की की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और जो साली है वो आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। जी जी। और अगर ट्विशा शर्मा वाला केस देख लें तो वहां कह रहे थे कि जज ने इन्फ्लुएंस कर दिया, तो यहाँ किसने इन्फ्लुएंस किया? यहाँ पर भी तो कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्शन तक नहीं ले रहे आप। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ मैडम, कब होगा? क्या आप ये बताइए, पुरुष हो या महिला, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, मतलब न्याय में मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष महिला नहीं होता। न्याय में जिसने अपराध किया वो अपराधी है, और जो इनोसेंट है वो निर्दोषी है ना। लेकिन ये बैलेंस, और साथ में हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो लड़कियां कहाँ हैं? मैं तो चाहती हूँ कि देखिए, लड़के तो नहीं भूल पाएंगे अपने लिए, बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लड़कियां कहाँ हैं जो इक्वालिटी की बात करती हैं? वो क्यों नहीं इस पीड़ा को, वो क्यों नहीं समझ रही? वो क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं सरकार को मजबूर कर रही है? झुकती है दुनिया,
झुकाने वाला चाहिए। मैंने ये बीड़ा उठाया और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात पहुंचाई है और इस बात का नैरेटिव पूरा बदलने की पूरी कोशिश करी है। आप किसी से भी आप बात करिए, जितने भी पुरुष मेरे पास आते हैं, मेरे संपर्क में आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देती हूँ, क्योंकि वो टूटे होते हैं। मर्द को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन बताए किसको? सुनने वाला कोई नहीं है। समाज ने ऐसे बना दिया कि वो गिल्टी है। रियानी वाला केस जो इतना वायरल हो रहा है, भाई लड़के ने जो कहा है गलत है, मैं उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन किस माइंडसेट में कहा है, व्यंग्यात्मक वे में कहा है, या इतना राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, उसने गलत कहा है और उसकी माफी मांग चुका है, क्या करे? मर जाए। आपके दिल को ठंडक पहुंच जाएगी जब वो मर जाएगा, जैसे दूसरे मर गए। नोएडा के गार्ड में क्या किया था, एक मैडम लॉयर जो कि लॉ पढ़ा हुआ है और लॉ की प्रैक्टिस कर रही है दिल्ली कोर्ट में, उन्होंने, नोएडा के गार्ड ने 2 मिनट देरी कर दी खोलने में दरवाजा, बहुत मारा, उसे मारा और ऐसी गालियां दी जो कि मैं कह रही हूं, हम और आप सोचिए पुरुष समाज भी सुन नहीं पाएगा, ऐसी गंदी गंदी गालियां रात को दी। और आप बताइए, लेट नाइट वो आ रही थी और वो ड्रंक थी, लेट नाइट आ रही थी। अगर 2 मिनट खोलने में देर हो गई तो क्या आफत आ गई? आप इस तरीके से मारेंगे? और पूरी बिहारी कम्युनिटी को उन्होंने पूरा पता नहीं क्या क्या बोला। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि एक आप पूरी कम्युनिटी को कैसे बदनाम कर देती। इवन पुरुषों के ऊपर भी, अगर कोई एक पुरुष, मैं कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देती, अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत है, मैं उसका साथ नहीं देती, लेकिन आप एक पुरुष ने अगर गलत किया तो उसके लिए दंड है, आप उसके लिए, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी सब है, आप वहां पर जाएंगे और उसको दंड दिलवाने में आप पूरा काम करिए। लेकिन सारे पुरुष समाज को बलात्कारी बना दिया, ऑल मेन आर रेपिस्ट, हर रोज लिखते हैं ऑल मेन आर रेपिस्ट। क्या मतलब है इसका? ये कूल दिखने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ कर ये इन लोगों से निवेदन है कि अगर आप संवेदनशील हैं तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो और चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए संवेदनशील रहें, संवेदनशीलता सबके लिए बनाए रखें, ना कि सिर्फ एक के लिए। और जो एक मांग है हमारी कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, वो बहुत जायज है। पेड़ पौधों के लिए भी है, सबके लिए, कुत्तों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है कुत्तों के लिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार बार कहा है 498A के लिए, इट्स लीगल टेररिज्म। 498A इज लीगल टेररिज्म। जो शादीशुदा लोग हैं उनकी गृहस्थी तहस नहस कर रहा है ये कानून। इसके लिए स्क्रैप करने के लिए मैंने सुषमा जी को बहुत बार मुलाकात करी है और सुषमा जी हर बार बोलती थी कि हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। मैं जब भी जाती थी और ये बोलती थी मैम इसको स्क्रैप करवा दीजिए, और बहुत ही विनम्रता से वो बात करती थी। इतनी, मैं तो उनकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। और वो हमेशा यही बोलती थी कि हम जब आएंगे सरकार में तो इसे स्क्रैप तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा था मैम ठीक है कोई बात नहीं, स्क्रैप नहीं हो सकता, मिसयूज क्लॉज लगा दीजिए कि अगर कोई मिसयूज कर रही है इसका महिला तो उसे उतना ही दंडित किया जाए। जैसे कि बहुत सारे फर्जी केस आते हैं, कोर्ट में प्रूफ भी हो जाते हैं कि ये फर्जी केस था, 2 घंटे के लिए कोर्ट में खड़े हो जाओ, ये दंड मिलता है। वो भी बहुत रेयर केसेस में 2 घंटे अपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 घंटे। एक केस आपको बताती हूँ भोपाल का, लड़का जो है जेल में है, लड़के को शक था कि ये लड़की जो है, जो मेरी वाइफ है, ये जो केसेस इसने डाले हैं ये सब जो भी, उसको बाकी तो पता ही था, लेकिन एक उसने मेंटेनेंस और बहुत क्रूअल्टी ये वाले सब केसेस डाले थे, सारे केसेस चल रहे थे और वे जेल में था। उसे शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो उसने किसी तरीके से लॉयर के साथ बात करके मिल करके पैटर्निटी टेस्ट के लिए किया और पता चला कि बच्चा उसका नहीं है। फिर भी अब जब कोर्ट में साबित हुआ कि बच्चा तो इसका है ही नहीं है, तब भी उसे यही कहा गया कि जब मैडम से पूछा गया कि आपने झूठ क्यों बोला, तो बोला मेरे को तो रिवेंज लेना था। तो ये रिवेंजफुल बहुत सारे केसेस हैं जहाँ सिर्फ रिवेंज लेना होता है। छोटी सी बात को इतना तूल, तेरी माँ को बताती हूँ, आगरा का टीसीएस मानव का केस याद होगा आपको, मानव शर्मा टीसीएस में मुंबई में काम करते थे और बहुत बड़े ओहदे पे थे। उन्होंने अपनी वाइफ को पकड़ा, एडल्ट्री में थी, बहुत सारे अन्य पुरुषों के साथ वो जा रही थी और
एक्टिविटीज जो हैं वो छुपती नहीं है, सब पता चल जाती हम्म। है। तो हस्बैंड ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, अगर पहले का कुछ था तो कोई बात नहीं, अब आगे मत करो, तुमने मेरे से शादी कर ली है, प्लीज बी लॉयल टू मी एंड हमने आपकी कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ये आर्मी परिवार से है लड़का। अच्छा। तो बहुत ही संपन्न परिवार है, बहुत ही पूरा परिवार बहुत अच्छा है। मैं मिली हुई हूँ, मैं आकांक्षा से भी मिली हूँ, उसकी सिस्टर से, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब इसका दर्द देखिए, वो बंद कमरे में अपनी पत्नी को यही तो समझा सकता है कि भाई नहीं, अब हमारी शादी हो गई, स्टॉप। लेकिन बरकरार रहा वो, और उसने बोला कि मैं तो ऐसे करूंगी, तुमसे जो करते बने कर लो। अब उसने घर परिवार में इस चीज को डिस्कस किया, फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं डाइवोर्स। तो डाइवोर्स की जब बात आई तो वो मुंबई से आगरा आया और डाइवोर्स के लिए वो तैयार थे। सारी म्यूचुअल समझ रहे थे कैसे होगा, क्या होगा। इस बीच लड़की ने कहा कि वो आगरा से दूर गांव है, वहां रहती है, तो वहां पे उसको बुलाया और वहां पर उससे इतना हैरेस किया, 2-2.5 घंटे इतनी गंदी गंदी गालियां दी, और बोला कि तेरी बहन को जेल में सड़ा दूंगी, बच्चों को सड़ा दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल में सड़ा दूंगी। ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही कि वो इतना डर गया, ट्रॉमेटाइज हो गया। वो समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। वो घर आया और उसने आत्महत्या कर ली। पिता घर में सो रहे थे, पूरी जॉइंट फैमिली घर में थी, सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि खाना भी पिता देने गए थे कि खाना खा लो बेटा। उसने खाना भी नहीं खाया और वो मर गया। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में सारे बॉयफ्रेंड्स आए हैं, जिन्होंने पुलिस में सभी अपनी एविडेंसेस दिए हैं, और कब कब मिले, क्या क्या मिला, सब कुछ आ चुका है। अब आप मुस्कान वाला केस भी सुन लीजिए। सौरभ राजपूत जो नीले ड्रम वाला कह 17 पीस में काट करके डाल दिया था नीले ड्रम। मैं खुद गई थी सौरभ राजपूत के घर, मैं मुस्कान के घर भी गई थी, क्राइम सीन पर भी गई थी। हमने 2-3 घंटे बैठ करके मेरठ पुलिस के साथ बात भी करी थी, एक पूरी एक योजना भी बनाई थी कि कौन कौन से पहलुओं पे हम जांच करें। पूरी गली में का ये कहना था कि रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। उनकी माँ का ये कहना था कि एक माँ, मतलब सास का, सौरभ की जो माँ है, कि हर एक काम किया है मैंने, इसके अंडरगारमेंट्स तक धोए हैं। उन्होंने हिंदी का वर्ड यूज किया था, मैं आपके चैनल पे इसको अंडरगारमेंट्स बोल रही हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं, खाना मैंने बनाया है, हर चीज मैंने मुहैया कराई है इस लड़की को। लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की को आखिर क्या चाहिए, क्या लत है, क्या चीजें हैं, क्या करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है। कई बार भाग चुकी है घर से, कई बार, मैं एक बार नहीं कह रही। फिर मैं मुस्कान के घर जब गई थी, तो मुस्कान के पेरेंट्स मेरे YouTube पे आप लोग देख सकते हैं, बरखा त्रेन 16 पे मेरा YouTube पिता ने भी ये साफ कहा था कि इसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी नहीं चाहिए। मैंने तो उनके पिता से ये बात बोली, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि अगर आपकी लड़की गलत थी और आपको इसके बारे में पता था, और आप आज मीडिया के सामने खड़े होकर कह रहे हो कि उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो, तो मेरा चेहरा याद कर लो, क्योंकि अभी तो सालों साल केस चलेगा। तो कोर्ट में मैं आपके साथ खड़ी होंगी, जब आप बोलोगे नहीं ना कि फांसी ना दो, तब आप बदल जाओगे। अभी तो आप मीडिया में बैठने के लिए ये बातें बोल रहे हो, तब आप मेरा चेहरा याद करो, मैं आऊंगी। तो बोले नहीं नहीं, हम वहां पे भी बोलेंगे। मैंने कहा चलिए हम याद रखेंगे इस बात को। बाकी आप बताइए कि आपकी लड़की, अगर आपको पता था कि गलत है, तो आपने क्यों नहीं इनको अलग किया? बोलते हमने तो बहुत बहुत बोल रहे हैं, साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमारी लड़की बिल्कुल गलत थी, और हम उसे टाइम एंड अगेन बताते थे, समझाते थे। और हमने यहाँ तक कि सौरभ को भी बोला था कि तू इससे अलग हो जा, और उसने डाइवोर्स फाइल किया था। अच्छा। उसने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद ही सारा ये षड्यंत्र, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जो लोग इसको कि क्या तावीज और वो पता नहीं किस किस से जादू टोने से जोड़ रहे थे, वो झूठ है। अच्छा। वो सरासर झूठ है, कोई जादू टोना नहीं, कोई तावीज नहीं। ये लड़का जिसके साथ मिलके इसने मर्डर किया है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, और ये स्कूल में इसके साथ पढ़ता था, 9वीं फेल है ये लड़की। ये सब सीरियल और जो ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स में देख देख करके ये षड्यंत्र बनाते हैं। और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कैसे मर्डर करना है। और उसने पहले भी बहुत कोशिश करी थी। सौरभ बाहर रहता था, तो सौरभ बाहर से आया था बच्चे का जन्मदिन मनाने। आप सोचिए, जो अपने बच्चे का जन्मदिन, और उस बर्थडे की क्लिप्स भी बहुत वायरल हो रही थी, डांस हो रहा है, सब हो रहा है, अपनी बेटी के साथ वो कर रहा है, लेकिन
उसके बाद ये घटना हो गई। आप बताइए कि कितना मतलब शातिर कितनी थी वो महिला, मैडम शातिर कितनी थी। अब उस लड़के के ऊपर भी कई लोगों ने उंगली उठाई कि उसने मारा है, उसने मारा। भाई जब लड़की ने मारा है तो हम लड़के को कैसे दोष दे सकते? लड़की ने यहाँ तक कि उस लड़के को इस अपराध में शामिल करने के लिए एक फेक आईडी बनाई उसकी माँ की। अच्छा, उस लड़के की मरी हुई माँ की फेक आईडी बनाई और वहां से उसे कहा कि तू ये कर, उसको फोर्स किया उसका साथ देने के लिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं वहां जाके रह के आई 2 दिन। ये बीच में एक थ्योरी भी आई थी और बाद में पता चला उसकी मदर है नहीं और उसकी माँ से वो बात करता, तो लोगों ने कहा कि शायद उस तरीके की चीजों पे टोना टोटका कुछ भी नहीं था। ये फेक आईडी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये बहुत शातिर वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये शातिरपना ही होता है जब हम फेक चीजों को करते हैं, किसी को माइंड वॉश करते हैं और फिर अपराध को। अच्छा सोचिए कि उसको अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग होने के बाद अब बच्चे का आ गया सामने, ये प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का सहारा निकल के लेकर के आप जेल से बाहर निकलिए। तो लड़कियों के लिए 100 खून माफ है। अब कभी कभी फांसी, एक शबनम नाम की लेडी थी जिसने 7 खून किए थे, तो जब उसकी फांसी की सजा सुनाई गई तो हमारे महंत साहब कहते हैं कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, ये महिला है। अच्छा, तो अपराध में क्राइम हैज नो जेंडर, अपराधी अपराधी होता है, महिला और पुरुष में अपराध को मत बांटिए। बस मेरा यही कहना है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ इसको कह रही हूं कि आप, मैं एक बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ सोसाइटी में, और उस बैलेंस को क्रिएट करें जिसमें बेटी और बेटा, गलती कोई भी करे उसे अगर हम दंडित नहीं करेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं गलतियां करते हैं, अगर हम उन्हें ना समझाएं तो वो गलतियां बड़े होकर के भी रिपीट करेंगे, वो उनका पैटर्न बन जाएगा, वो उनका पैटर्न बन जाएगा। तो इसलिए ही अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाए, इस तरीके से ना देखा जाए। इंदौर वाला केस आप बताइए, राजा रघुवंशी, मैं इंदौर गई थी पिता से मिलने, पूरा परिवार, मैं आपको बता नहीं सकती, संगठित जॉइंट फैमिली आज की डेट में, पूरा जॉइंट फैमिली परिवार, इतना खुशहाल परिवार, इतना बढ़िया काम। आज भी मेरे से वो जुड़े हुए हैं, मैं बात करती रहती हूँ। मैं इंदौर जाके रह के आई थी, भाभियां, इतनी प्यार करने वाली भाभियां, दोनों भाभियों में इतना प्यार, बहनों जैसे रह रही हैं। तीसरी लड़की जब घर आ रही है बहू बन करके, उसके लिए कितनी इन्होंने तैयारियां करी थी, नई गाड़ी खरीदी थी कि उसकी डोली उस गाड़ी में लाएंगे, कितने अरमान होते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि वो नोट से उसकी आरती उतार रहा है, नजर, सॉरी आरती नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, नजर उतार रहा था। तो कितने अरमान थे उस परिवार के। उन्हें तो नहीं पता था कि लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के मर्डर करवा देगी, और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, मास्टर प्लान उन्हीं का होता है। बॉयफ्रेंड को तो जबरदस्ती धक्का दिया जाता है उसमें कि तू शामिल हो, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी इस कांड को। मतलब दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन ये वाली बात है कि एक इंसान अपना घर जब उजाड़ रहा होता है तो वो कन्विंस कर रहा होता है। नहीं मैडम, मैं डिसएग्री करती हूँ, दोनों तरफ से कैसे हो सकता था? वो शादी ना करती, बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी कर लेती। ये तो शादी करके माल इधर से भी आ जाए, शादी करके इधर से माल इधर आए। क्योंकि याद होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने को तो एक एक चीज रटी हुई है। उसने कहा था हनीमून पे कि सारा कैश ले चलो, ज्वेलरी की ले चलो, कैश ले चलो, ज्वेलरी ले चलो। वो बोल रहा था कि मम्मी कह रही ज्वेलरी का क्या काम, क्या ट्रैवल में इतनी ज्वेलरी क्या करने है। तो आप समझी मैडम, तो माल इधर से, कैश इधर से, पैसा शादी के बाद इधर का पैसा भी आए, और जब ये मर जाए तो बॉयफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड से सिर्फ हेल्प लेनी होती है, और फिर एक हक भी है कि वो हक भी मिलेगा। बिल्कुल। मेरा आपसे ये सवाल है, लेकिन आप मेरे को यहाँ एक लाइन बोल लेनी चाहिए। आखिर राजा रघुवंशी का कसूर क्या था? मतलब आप किसी और केस में, अतुल सुभाष के केस में आप मुझे ये कह सकती है, ये समस्तीपुर का वो लड़का है, बिहार का, जो हम कहते हैं कि बिहार के लड़के आज कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये लड़का अपने दम खम से बेंगलोर में नौकरी कर रहा था, और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। निकिता सिंघानिया जो इसकी पत्नी थी, उसकी नौकरी तक इसने पढ़ा पढ़ा के लगवाई थी, और उसने इतना क्रूरता भरा व्यवहार किया, अपने बच्चे को नहीं मिलने दिया, और ये तिल तिल करके मरा। आखिर ये क्यों मरा, और इसे आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? 18 दिन के अंदर उसे बेल मिल गई। और यहाँ पर जो राजा रघुवंशी वाला केस है, उसको 11 महीने में बेल मिल गई, 11 महीने में बेल दे दी आपने,
और अब वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। मुस्कान जो सौरभ की राजपूत वाले केस में, वो कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, हालांकि बच्चे का नहीं पता मुझे कि किसका बच्चा है वो, मैं बिल्कुल खुल के ये भी बात एक करना अलग विषय चाहूंगी, है। बिल्कुल हाँ। अलग विषय है। लेकिन उसकी एक छोटी बच्ची थी हम्म। जिससे मैं मिल के आई हूँ, जो कि मुझे बताया गया था कि ये 5-6 साल की है, लेकिन यकीन नहीं मानिए मेरे पास, मैंने उसकी कोई फोटो नहीं ली थी, इसलिए नहीं ली थी, मैंने उसे 15-20 मिनट अपनी गोद में बैठाया और बातचीत करी, लेकिन बच्ची इतनी डरी सहमी थी। वो मरीज होते हैं ना जो बिल्कुल बिल्कुल पतली सूख के लकड़ी, कुछ खाना तक नहीं मिला उसे, ऐसी वाली बच्ची डरी सहमी, कुछ पता नहीं उसे। अगर राजा रघुवंशी को हनीमून पे मार डाला तो इंसाफ तो उसके परिवार को भी मिलना चाहिए, और उन लड़कों को भी एक डर का जो खौफ बैठ गया है कि हनीमून पे नहीं जाएंगे तो वहां पे मार काट दिया जाएगा, उनके लिए भी एक मैसेज होगा, तो इंसाफ मिलना चाहिए। पुरुष मजबूत है, उसको रोने का अधिकार नहीं है, उसके आंसू नहीं दिखाई देने चाहिए। ये जो हमने बना दिया है शुरू से परवरिश में, क्या ये बहुत बड़ा संकट हम परिवारों से नहीं क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा रमा जी आपने। पुरुष क्यों नहीं रो सकता? मैं तो आपको अभी शुरुआत में ही बोला था, मर्द को बहुत दर्द होता है, वो रोता है, उसका सिरहाना भीगता है, लेकिन दिखाता नहीं है। दिखाता नहीं है, क्योंकि दिखाए तो दिखेगा कौन, देखने वाला कौन है? पत्नी को अगर बता दे तो बोलेगी चल हट, कमजोर आदमी, कमजोर कहीं का, भाग यहाँ से। हाँ। और उसका मन कहीं और लगने लग जाएगा। फिर अगर बहन को बताएगा, भाई देखो अपने आप देखो, हमको नहीं पता कुछ भी। माँ को बताएगा, अरे बेटा मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, मेरी झंझट नहीं समझ, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारी शादी आगे कर दी, तुम अब देखो। और छोटा भी लड़का होता है जब, तब भी माँ कहती है नहीं नहीं रोना नहीं है, तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो। अरे ऐसा होता रहता है, लड़के मजबूत होते हैं। ये माए पिता बचपन में उसको बोल देते हैं रोना नहीं है। भाई क्यों नहीं रोना? अच्छा बताइए, हार्ट अटैक इसीलिए ज्यादा लड़कों को आते हैं क्योंकि सहन करते हैं, उनको हम वेंट आउट नहीं करने देते। मैंने तो एक एनालिसिस किया था जिसमें ज्यादा हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो बॉयज, मेन एंड बॉयज होते हैं। तो मैं आपको इसीलिए बता सकती हूँ क्योंकि अच्छा दूसरी बात मैंने जो आपको पहले ही बताई थी, अगर आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे स्पेसिफिकली फॉर मेन एंड बॉयज, आप देखेंगे वहां वो वेंट आउट शायद कर पाए। काउंसलर्स बैठाइए 24/7 जहां पे वो लोग अपनी पीड़ा रख सके। देखिए परेशानी मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, आप 100 में लोगों को यहाँ पे लड़कों को खड़ा कर दीजिए, 100 के 100 आपको बताएंगे, एक भी नहीं कहेगा कि मैं बिल्कुल, वो कहेगा ये परेशानी लेकिन मैं बताऊं किसको। और अगर बता दिया तो मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो दूसरा पॉइंट आपने दिया है मैं इससे एग्री हूँ कि लोग अपनी एक झूठी तस्वीर दिखाते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपना पेन बताने में लगता है कि अब मेरा मजाक उड़ेगा, क्योंकि वो शब्द आ जाता है ना कि हम तो मर्द हैं, हम तो आदमी हैं। जी जी। तो ये सारा अच्छा, आप एक इतनी बड़ी मुहिम चला रही हैं, पुरुष आपके पास आते होंगे, पुरुषों की राय क्या होती है इस विषय के ऊपर? सच बताइएगा। पुरुष ज्यादातर 2-3 साल से मुझे यही बोल रहे हैं कि ये इस देश में अब बदलाव नहीं आएगा और हमें बाहर जाना है, विदेश। किसी तरीके से हमें ये समझाइए कि हम बाहर कैसे जाएं, बहुत टूट चुका है, पुरुष समाज बहुत डरा हुआ है इस टाइम। आप इतना अच्छा मैं समझती हूँ ये रिश्ता है, महिला और पुरुष, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाइफ हस्बैंड, फ्रेंड्स भी, कलीग्स भी। हाँ राइट। लेकिन अभी तो इतना डर का माहौल है कि कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। जैसे कि छोटा सा एक लाइन बताना चाहती हूँ। जनपैक में एक लड़का काम करता था और वो 2-3 लड़कियां से साथ वो किसी पार्टी में गया था, जो कि कभी भी पार्टी में नहीं जाता था। उस दिन गया और वापस आया, मीटू लग गया उसके ऊपर। और क्योंकि वो 7-8 ईयर से उसी कंपनी में स्टार परफॉर्मर था, हर बार उसे अवार्ड मिलता था, कंपनी अवार्ड देती थी। और उसकी कम से कम 100 एम्प्लॉइज से मैंने बात करी है, उन सब ने कहा कि ये स्टार परफॉर्मर ही नहीं था, बेस्ट पर्सन इन द कंपनी था। दे एंड द गर्ल्स हैव वाउच्ड फॉर हिम। बट मीटू आया और तो उसको कंपनी ने कहा कि लैपटॉप रख दो, चाबियां रख दो, कल से आना मत। स्वरूप राज नाम था। और आना आसान हो गया है, आना मत दोबारा। और वो उसकी वाइफ भी उसी कंपनी में काम करती है, एड ऑन देखिए। उसने अपनी वाइफ को भी बताने की हिम्मत नहीं, क्योंकि यकीन नहीं मानेगा ना कोई। घर गया, उसने आत्महत्या कर ली, एक लेटर लिखा माँ को, मरने के बाद भी मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकूंगा माँ। आज इस केस को 7-8 साल हो गए। तो इसलिए बहुत डरे हुए हैं
क्योंकि पता नहीं कब किससे मिल लिया, कब कौन सी बहुत आसान धमकाने हो लगे, गया। बहुत आसान हो गया। हाँ। रेप केस इज इजियर देन डिलीवरिंग अ पिज्जा। इतनी देर में छोटी सी अनबन हुई, हाँ। रेप केस, धमकी आ जाती है। हाँ। और बहुत आसान हो गया और लगाना। करोड़ों रुपए के सेटलमेंट हम्म। मैंने खुद देखे हैं। करोड़ों के सेटलमेंट पे रेप खत्म हो जाता है। तो मतलब आपने इतनी सेंसिटिव रेप जैसे इशू को इतना नॉर्मल कर दिया। और मैं जो ये डिलीवरिंग पिज्जा जो 1 मिनट 2 मिनट में आता है, उसमें से भी ज्यादा जल्दी है, छोटा सा मतभेद हुआ, इसको मैं पूर्णतः सत्य बोल रही हूँ। क्योंकि कितने लड़के हैं जो जेलों में पड़े हैं। 20 साल विष्णु तिवारी ने जेल काटा। हाँ, For ये a rape। आपका बहुत बड़ा, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, और मेरा एक सवाल भी है इसमें कि एक व्यक्ति 20 साल तक जेल में रहा और फिर बेगुनाह हुआ, उसके 20 साल कौन लाके देगा? मैंने भी यही पूछा था। हाँ। हम तो उसकी कॉम्पनसेशन आप की जरा लड़ाई वो फाइट केस कर रहे हैं। बताइए मुझे जी, कि जी। तो आपको मैं विष्णु तिवारी का केस बताती हूँ। हाँ जी। कि आखिर विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ। विष्णु तिवारी ललितपुर यूपी से हैं और उनके ऊपर एक महिला ने रेप केस डाला था, और जब उन्होंने रेप केस डाला था उस महिला को 6,000 रुपए मिले थे। विष्णु तिवारी चीख चीख कर बोलते रहे कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस महिला को जानता भी नहीं हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, ये छोटा सा विवाद है, उस विवाद के चलते ये लेडी जो है मेरे ऊपर ये केस डाले, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, जेल में ठूस दिया था तुरंत। वहां पे कोई अरेस्टिंग तुरंत है। अच्छा। हाँ। तुरंत। और उसके बाद बेल आपकी तब होगी जब आप बेल लगाएंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, डिपेंड करता है कि कौन कितने साल जेल में काटेगा। बेल मिलती है किसी केस में, किसी में नहीं मिलती। तो ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। वो बैठे रहे जेल में और इतना थक टूट गए, इतना परेशान हो गए, काम करते रहे जेल में। और उन्होंने अपनी, कभी कभी लेटर आता था घर से, तो बहुत दुखी हो जाते थे। उस लेटर तब आता था जब कोई मर जाता था उनके घर का, तो ना तो वो कुछ जो लिखते थे वो वहां पहुंच पाता था, सिर्फ वहां से आता था जो लेटर, वो भी उन्हें कई दिनों बाद पता चलता था कि ऐसा कोई लेटर आया है। फूट फूट के रोते थे। उन्होंने जेल के अंदर काल कोठरी में बैठ करके कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी। खाना उनका खाने का मन नहीं करता। तो उन्होंने बहुत सारी, विष्णु तिवारी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे सबसे अच्छी बात तो एक ये बताई जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि अब वो सोच रहे थे कि कभी वो काल कोठरी से बाहर नहीं आ पाएंगे, मर जाएंगे, जेल के अंदर ही मर जाएंगे। क्योंकि 20 साल, आपको याद होगा कि अगर कोई जेल चला जाता है तो 10-5 दिन, शाहरुख खान का बेटा जब जेल गया था, 20 दिन में भी तहलका मच गया था, बेस्ट लॉयर, सब कुछ करो, जल्दी जेल से बाहर निकालो, चाहे जो भी हो। जेल का तो नाम ही घुटन है। हाँ, तो वो 20 साल उन्होंने कैसे काटे होंगे। और वो भी हर बार एक लेटर आ रहा है कि अभी, और एक बेगुनाह आदमी, और माँ मर गई, पिता मर गए, सब कुछ, खेत खलिहान बिक गया, सब कुछ बिक गया उनका। तो इतना दुख था उनके मन में, और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इतनी वकील साहब तक ये बात पहुंचाए कि मुझे बाहर निकालो किसी, अब मेरे साथ दम घुट रहा है। लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। और जो रोटियां बना बना के, पत्थर तोड़ तोड़ के, जो उन्होंने मुझे बताया, उनके हाथ पत्थर के हो गए। उन्होंने मुझे अपने हाथ दिखाए थे, ये सब पत्थर का हो गया। कहते मैंने इतना काम किया। और उन्होंने बताया मुझे जेल के बारे में बहुत कुछ, कि वहां पर बहुत बुरा हाल है। उन्होंने बोला दीदी लाखों लोग अंदर बैठे हैं। मैंने कहा मुझे दीदी ना कहें आप, मैं समझ रही हूँ आपकी पीड़ा, आप बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दीदी, आप उन सब की मदद करिए, वो लाखों लोग जो है वो फंसे हुए हैं, फर्जी फंसे हुए हैं, और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जैसे पता चला कि आप हमारी कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ रही हैं, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी मदद करिए। लेकिन फिर वही रमा जी, हम उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके 20 साल लौटा सकते हैं? या कोई भी इंसान इस दुनिया में उनके 20 साल लौटा सकता है, उनकी जवानी वापस कर सकता है? उनका परिवार क्या उनको वापस 20 मिल साल सकता बहुत है? होते हैं। क्या एक लड़के को अपने माँ बाप के साथ रहने का हक नहीं था? क्या एक लड़के को, उनकी शादी नहीं हुई थी क्या, उनकी शादी तक नहीं हुई थी, उनको शादी का हक और नहीं जो था? 20 साल उनके परिवार ने समाज में सहा, वो वापस आ सकता है? वो कभी भी नहीं वापस आता। और जब वो बाहर निकले जेल से, तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं जेल प्रशासन से ये सवाल करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या जेल में जब वो काम करते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते? उनको एक पत्रकार भाई ने
पैसे दिए, बस की टिकट लेकर के दिए गांव जाने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उसके बाद उनको गुनाह किया नहीं, एक्विटल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक्विटल दिया था उन्हें। वो जब जेल से बाहर आ रहे हैं, कम से कम उनको बाइज्जत इज्जत के साथ उनके गांव तो आपका भेजना फर्ज बनता है। अगर वो पत्रकार भाई ना आता तो क्या वो पैदल जाते? कितना गलत है। गोपाल शेट्टी नाम का एक लड़का जेल में रहा। गोपाल नाम का दूसरे बंदा था जिसने क्राइम किया था, इसको जेल में डाल दिया गया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। वो भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज की, कुछ भी नहीं हुआ। इन लड़कों के केसेस में कुछ नहीं होता मैडम, कुछ भी नहीं होता। अगर हमने जो सरबजीत का भी डिस्कस किया है तो 6 साल बेचारा तो वो खेलता रहा, कोर्ट कोर्ट जाता रहा, और वो लड़की तो भाग गई कनाडा, वो तो एक दिन भी नहीं आई। तो लड़कियों का कुछ, या रोहतक वाले ही केस को ले लीजिए, कुबलड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, ये तो ट्रेंड कर रहा था, कितना ट्रेंड कर रहा था, 2-3 महीने तक ट्रेंड किया था, और ये मोलेस्टेशन हो गया और बड़े बड़े पुरस्कार, 2 सरकारी नौकरी मिली थी लड़कियों को। तो जब नार्को टेस्ट हुआ सारा केस पलट गया। 4 लड़कों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। 2 फौज में जा रहे थे, 2 पुलिस में जा रहे थे। आज भी वो लड़के कनेक्टेड है। मेरे को याद है, मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात करी थी और मैंने उन्हें बोला था कि इनको सरकारी नौकरी दीजिए, इनको दीजिए, इन्होंने कितना सफर किया है। जो उन्होंने काम किया ही नहीं, मोलेस्टेशन उन्होंने किया ही नहीं, हैरेसमेंट उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सजा आपने इन्हें दे दी। क्यों दे दी? और ये गाँव के मामले हैं। और आपको निर्भया जैसा कांड बता दूं अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल। निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा था, खड़ा होना चाहिए। किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, जरूर खड़े होइए, लेकिन निर्भया के साथ हो तो पता तो होना चाहिए, बात तो होनी चाहिए। खड़े होना तो दूर है, बात भी नहीं होती। मीडिया ने उसको बताया तक नहीं। रोहतक गांव में एक पत्नी ने अपने परिवार वालों के, सास साली ने मिलकर के उस जो किसान था, ये लड़का किसान था और पशुपालन का काम करता था, इसके प्राइवेट पार्ट्स में 2-3 पैकेट लाल मिर्च के डंडे से डाल के आतड़ियां तोड़ दी। इसकी बहन ने रोते रोते मुझे कॉल करा। हम सब 10-12 लोग रोहतक गए, वहां देखा तो वो कराह रहा था, पीजीआई रोहतक में लेटा हुआ था और कराह रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ आंसू टपक रहे, और उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। आंतड़ियां टूट चुकी हैं। वो पहले ही किसान और छोटा मोटा पशुपालन करता था, तो उसकी आमदनी पहले ही क्या थी, अब उसकी, और एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही थी। बस थोड़ा सा आपको बता दूं कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती, लड़कों की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए हम गए यहाँ से वहां पुलिस स्टेशन, गांव में बड़ी दूर था पुलिस स्टेशन। खान साहब बैठे थे। खान साहब कहते अरे मैडम बरखा जी दिल्ली से क्यों आ गई, आप वहां से फोन कर देती, हम एफआईआर कर देते। मैंने कहा मेरे आने पे कर दीजिए, वही बहुत है, गलीमत एफआईआर करिए। अरे नहीं, जाइए जाइए आप। हम 2 कदम बाहर निकले, अभी बाहर निकले तो मुझे फोन आ गया कि लोगों का फोटो भेज दी लोगों ने कि ये लड़की तो घूम रही है। तो मैंने फिर वापस आई, मैंने एसपी साहब से, फिर मैं खान साहब के पास नहीं गई, मैं सीधा एसपी साहब के पास। मैंने कहा ये क्या है, ये लड़की तो घूम रही। तो वो कह रहे हैं कि वो एफआईआर तो मैं, अब इसको बेल मिल गई। मैंने कहा तो इस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, बेल नहीं मिलेगी। और पूरे परिवार को गिरफ्तार करवाया, पूरे परिवार को। वो परिवार गिरफ्तार हुआ? परिवार पूरा, वही तो मैं कह रही हूँ, फिर सब पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे जो पुरुष हैं, जो पीड़ित हैं, इनको सरकार क्या, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? अब उसकी आजीविका तो खत्म हो गई। या इस लड़के की ले लीजिए जिसकी कल हम बात कर रहे थे, बिरयानी वाली की, इसकी नौकरी चली गई, आजीविका खत्म हो गई। अब कौन इसे सपोर्ट करे? मेरा तो नॉन फंडेड एनजीओ है, तो अगर सरकार का होता तो सरकार को गुहार तो लगा सकता है। या जो उसकी मानसिक, इनकी ये जितने भी केसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये खुशी खुशी तो नहीं मरे होंगे, या किसी का मर्डर, कितना उन्होंने टॉर्चर सहा होगा, तनाव सना होगा। हाँ। तो इस तनाव के बाद जब वो मर गए तो आप उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? ना तो किसी की कॉम्पनसेशन की लड़ाई में आप कोई साथ दे रहे हो ना आप। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो ये क्रिमिनल्स बनेंगे, बहुत बड़े क्रिमिनल्स बनेंगे। बिल्कुल। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़े? इसके बारे में सोचना चाहिए। जब 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करा था, तब भी मैंने यहीं बैठ के इस बात को कहा था
कि अब देखिएगा आप देश में क्राइम कितना बढ़ेगा, और आपने देख ही लिया, हाँ। देख ही लिया कितने मर्डर्स हो रहे हैं, और इस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, इतने जघन्य, हीनियस। कितने हीनियस। श्रद्धा मर्डर केस आपको याद होगा, जिसको 35 टुकड़ों में काट दिया था। मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर किसी लड़के को भी ऐसे काट दिया जाएगा तब भी डिबेट होगा। वही हुआ विद इन अ मंथ। मालवीय नगर नहीं, दूसरा पांडव नगर का एक केस आ गया। उस वहां पे वाइफ ने हस्बैंड के टुकड़े काट के फ्रिज में रखा, उसी तरीके से वो थोड़ा जंगल वंगल में जा करके फेंक के आ रही थी। पुलिस वालों ने को लगा कुछ गलत हो रहा है, तो उसने व्हाइट वॉश करा दिया, महक वहक चली जाए, बदबू चली जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कोई चर्चा हुई आपको पता है इस केस का? उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था, टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा था। और श्रद्धा मर्डर केस पूरे देश ने डिस्कस किया था। मैं ये नहीं कह रही किसी के साथ भी अपराध हो, लेकिन उसकी बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो सबके लिए होनी चाहिए। हाँ, ना, चाहे कोई भी हो। एसिड अटैक में मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जहां पे एसिड अटैक में लड़के मर भी गए, लेकिन छपाक बनेगी सिर्फ लड़कियों के ऊपर। तो ये पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। आपके पास बरखा जी ऐसे कॉल आते हैं कि आपको लगता है कि केस हुआ है, फिर आपने फाइंड आउट किया हो कि ये तो गलत आपको बताया गया है, ऐसे कई केसेस हुए हैं आपके साथ? हाँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है, जो इमोशनल सपोर्ट का देने का काम करती है, फिर हम लीगल एडवाइस देते हैं, और हम गलत और सही की परिभाषा को अगर देखने बैठ जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो तथ्य बताए जाते हैं उसके बाद हम उनसे वाइफ का भी नंबर मांगते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, पूरी चीज को एनालाइज करके फिर हम जो अपनी लीगल एड है या जितना भी उनको समझाना बुझाना, क्योंकि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अच्छा। हमें सबसे पहले तो उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देना है कि भाई मरो मत, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। राइट। मेरे को यही दिक्कत है लड़कों से कि मर क्यों रहे हो भाई, लड़ते क्यों नहीं हो? मेरे को सर्वजीत जैसे लड़के चाहिए जो लड़े, फाइट बैक करें, मरो नहीं। लेकिन होता क्या, बंद कमरे में ना ये इतना ज्यादा जब माता पिता के ऊपर आती है ना बात, तो टूट जाते हैं लड़के। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, आपने इतने सारे केसेस बताए, आपको नहीं लगता है कि केवल हम कानून और सरकार से उम्मीद करते हैं, बदलाव घर में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव। देखिए, बदलाव घर में, समाज में, सब जगह होना चाहिए, परवरिश में हर जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार को अब सोचना चाहिए, हाई टाइम हो गया है। ये आंकड़े बहुत भयावह हैं। मैंने जो आपको एनसीआरबी के 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष मर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर एक महिला मरती है तो 3 से 4 पुरुष मर रहे हैं, और इनको शौक नहीं है मरने का। हाँ, किसी को भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी को भी शौक नहीं है मरने का। लेकिन ये फर्जी केसेस, वर्क प्लेस हैरेसमेंट केसेस, इसके ऊपर तो मैंने मूवी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी जिक्र करूंगी बाद में। अभी आपको बता दूं कि किसी को भी मरने का शौक नहीं है। तो ये बदलाव सब तरफ आना चाहिए। कानून मंत्री को सोचना चाहिए, कानून जो बनाते हैं, जो संसद है, वहां इस विषय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक रवि किशन जी ने, किरण रिजिजू जी ने, रूडी जी ने बहुत बार इस बात को उठाया और ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। जो वेडलॉक से बच्चे आते हैं, देखिए डिवोर्स तो हस्बैंड वाइफ का होता है ना, बच्चों का थोड़ी ना होता है। वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ, देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, माँ को मिलते हैं बच्चे, कस्टडी माँ को ही मिलती है। बहुत कम केसेस में पिता को मिलती है, या विजिटेशन राइट्स भी बहुत मुश्किल है। तो ये फादरलेस सोसाइटी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट बना दी है। लेकिन जहां पर भी बच्चे, अगर वो सिर्फ माँ के पास रहेंगे तो माँ काम करेगी कि संस्कार देगी कि उन बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करेगी। तो कभी भी एक माँ बच्चे का, जो सिंगल मदर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कूल है, मैं मान रही हूँ, लेकिन तस्वीर कुछ और है। तो दोनों का प्यार चाहिए। और जो हमने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी बहुत प्ले कर रहा है। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को मत परेशान करिए। और सीनियर सिटीजन्स जो हमारे देश की धरोहर है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती, और अगर वो मांगते हैं तो उन्हें कहा जाता है, चुप बुड्ढे, तेरे ऊपर ना रेप केस डालूंगी, तेरे लड़के को ना जेल में बंद करवाऊंगी। क्या टॉर्चर है! तो वो सुन के ना, आपको क्या लगता है एक दिन में मर जाता है?
वो रोज सुनता रहता है, बहुत सुनता रहता इकट्ठा है, करता है, बहुत इकट्ठा हो बहुत जाता इकट्ठा है। करता फिर है। एक दिन वो जो फिर निर्णय ले लेता है, या तो 14वीं मंजिल से कूद जाओ, मेट्रो में कूद जाओ, रेलगाड़ी के आगे कूद जाओ, तरीके तो बहुत हैं। वो फांसी लगाओ, सबसे पहले फांसी लगाओ। इतनी फांसियां मैंने देख ली है, इतने मैंने लेटर्स पढ़ लिए फांसियों के, कि अब मेरे को वाकई रोना आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाई। बरखा जी, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आप बहुत बेचैन हो गई हो, हिल गई? हर केस जो मैंने आपसे सुना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गहराई में घुसा जाएगा तो सिर्फ तकलीफ है, तकलीफ है, और अपने घर के पुरुषों की तरफ एक करुणा और दया है कि क्यों नहीं सुनते हैं हम लोग, है ना? कोई ऐसा केस जिसने आपको हिला दिया? मुझे विष्णु तिवारी वाले केस ने हिला दिया, क्योंकि विष्णु भाई जब आए थे तो उन्होंने जब अपने हाथ दिखाए, अपनी पीड़ा दिखाई, जब वो रो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो भगवान ने इनकी सुन ली, 20 साल बाद ही सही एक्विटल हो गया इनका, तो अब शायद इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन अभी भी वो कभी कभी फोन करते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हम उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पाए, अभी भी लड़ रहे हैं कि उन्हें कॉम्पनसेशन मिले। लेकिन फिर वही मेरा कहना है कि अगर हम कॉम्पनसेशन की लड़ाई में उनको कुछ चंद पैसे दिलवा भी पाए तो 20 साल तो 20 साल उनकी तो ना लौटा जिंदगी दोगे। थोड़ी ना वापस आ सकती है। वो बहुत ही ऐसा केस था जिसके लिए मैं आज भी सोचती हूँ कि कैसे, किस तरीके से उनकी जो बाकी की जिंदगी है उसे बदल दिया जाए, और मैं कर रही हूँ पूरा प्रयास कि उनकी बाकी की जिंदगी को बदल दूं। अच्छा, एक छोटा सा एक आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही वायरल हुआ था निकी मर्डर, उसके बस फैक्ट्स बताना चाहूंगी। निकी का जो हुआ था केस कि जला दिया गया, उसको जला दिया गया। हाँ, अरे अभी तक चल रहा है मामला। अभी तक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो दहेज हत्या हो गई है, दहेज हत्या हो गई है। तो मैं आपको दहेज हत्या का थोड़ा सा बता दूं कि निकी की बहन कंचन मास्टरमाइंड थी, हमने डे 1 पे कहा था। अच्छा, मैंने डे 1 पे कहा था, और मैं सिरसा विलेज अपनी पूरी टीम के साथ गई थी, जहां पर पे हमने 2-250 लोगों के इंटरव्यूज भी किए थे। मेरे यूट्यूब पर डला, आप वो भी देख सकते हैं। सबका तो नहीं डाल पाए, हम जितने का डाल पाए। तो वहां पर जितने लोगों से हमने बात करी थी, सबने कहा था कि बहुत ही परिवार जो है बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत सज्जन लोग हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको क्या दिखाया गया था, दुनिया को क्या दिखाया गया था कि निकी को जला दिया उसके हस्बैंड ने, ठीक है, यही दिखाया गया था, और ये दहेज हत्या है। लेकिन निकी का हस्बैंड, निकी की माता, मतलब सास, ससुर, हस्बैंड और जेठ, ये चारों लोग मौजूद नहीं थे घर में जब ये कांड हुआ था। तब ये चारों लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ कंचन थी घर में। ब्यूटी पार्लर चलाते थे, एसीटोन था घर में, एसीटोन से रील बनाई जा रही थी या कुछ और किया जा रहा था जिससे वो जल गई। और उसने अपनी आखिरी वीडियो में यही बोला, जो कंचन ने वायरल करी थी, कट करके ये वायरल करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि सेंसेशनलाइज किया जाए पूरी चीज को। उसमें ये था, निकी ये बोल रही थी, इस बार बचा ले बहन, इस बार बचा ले। तो दैट मीन्स सम प्रैंक डन इन अ रॉन्ग वे, दैट मीन्स दैट। अब सारा कुछ हो गया, अब जब कोर्ट में बयान हो रहे हैं तो कंचन हॉस्टाइल हो गई है। और अब कंचन ने ये बात कोर्ट के सामने कबूल करी है कि कोई भी परिवार का वहां पे मौजूद नहीं था, न सास, न ससुर, न जेठ, और न ही लड़का। खैर 6-8 महीने वो लोग सब लोग जेल में रहे, लड़का अभी भी जेल में है, निकी का हस्बैंड अभी भी जेल में है। तो जब उसने जलाया ही नहीं तो वो जेल में क्यों है? अरेस्टिंग तो कंचन की होनी चाहिए, जबकि बयान आ चुका है। और एक बहन इतनी निर्दयी हो सकती है? ये लोग तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, ये हॉस्पिटल तक नहीं गई थी। मैंने शुरू में कहा था, डे 1 पे कहा था कि मास्टरमाइंड कोई और है, और वो है कंचन। मैंने ये बहुत पहले बोला था, क्योंकि दिख रही थी चीजें। हम बहुत चीजों का जायजा करते हैं, जगह पे जाते हैं, मिलते हैं लोगों से। पुलिस में मैं एसएचओ साहब से मिली थी, मैंने एसएचओ साहब को बोला कि सर, जब आपको तो पता था कि ये लड़की, जो लड़का घर पे नहीं है, तो इसने कैसे जला दिया, तो आपने गोली क्यों मारी? एसएचओ साहब ने मुझे ये बताया कि गोली तो मारनी पड़ी, इतना प्रेशर डाल देते हैं ये लोग, गोली मारनी पड़ी। जानबूझ के 500-600 लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया,
और उसको मारने लगे थे, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसे मारने लगे थे, क्योंकि इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं न्यूज को, इस ऐसी न्यूज को। तो मैं जो चाहूंगी, एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कहीं पे भी कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले इतना मीडिया ट्रायल ना हो, और जब ऐसा होता है तो कई जिंदगियां तबाह होती है। आज उस माँ और पिता से पूछे जो जेल में रह गया है बिना गुनाह के, वो तो थे ही नहीं वहां पे। अब मुझे ऐसे आपको बहुत सारे, ये तो क्योंकि सारी दुनिया जानती है इन केसेस, ऐसे केसेस हैं जो वहाँ पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, डिवोर्स भी हो गया उनका, डिवोर्स हो गया, उसके बाद पत्नी धमकी दे रही है कि तेरे को जेल में करवाएंगे, और जेल भी करवा रही है आफ्टर डिवोर्स, और लड़के को फ्राइडे नाइट को जेल करवाते हैं, पुलिस भेजते हैं, ताकि जिससे कि सैटरडे संडे मंडे कोई वकील ही ना खड़ा कोई हो। वकील ना मिले, कुछ ना हो, वो खूब परेशान हो और घुटने टेक दे। घुटने किस पे टेक दे? वही करोड़ों रुपए जो की मांग होती है, जिसकी लड़ाई होती है, जिसकी हर लड़ाई पैसे की है। दिल्ली का आपको रेट बता दूं, 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ चल रहा है दिल्ली का रेट। इनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, 6 का पैकेज डाल, वकील कहता है 6 का पैकेज डाल। मतलब ये सच बात ये है? सच बातें हैं, 6 का पैकेज डाल। 498 है क्रूअल्टी, हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स, पिता के ऊपर रेप, जेठ के ऊपर रेप, सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर रेप, ये सब डाल, 6 का पैकेज डाल। डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे केसेस डाल, खूब सारे डाल। वो कहती है कि नहीं, मैं तो ये तो नहीं हुआ, पैसे चाहिए ना, केस को मजबूत बनाना है। हाँ पैसे चाहिए, केस को मजबूत बनाना है, इसको सबक सिखा। वो कहती है हाँ सबक सिखाना है, जेल करा दो, सबक सिखाना है, जेल करा दो। इसकी माँ को भी जेल कराओ, इसको बाप को भी जेल कराओ, इसकी बहन को भी जेल कराओ, इसके भाई को भी कराओ, 2 महीने के बच्चे को भी कराओ। 80 FIR में 2 महीने का बच्चा, कुत्ते का भी नाम है, कुत्ते के भी नाम होते हैं, 2-2 महीने के नाम। 85 साल के बुजुर्ग जो कि खाट से नहीं नीचे उतर सकता, उसने मेरा रेप किया है। आप बताइए 85 साल के बुजुर्ग ने रेप कैसे कर दिया? तो मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बता सकती हूँ जो आप, अभी थोड़े दिन पहले बैंड बाजा बारात चल रहा था डाइवोर्स वाला, क्या आपको जानना है उसके बारे में? बैंड बाजा डाइवोर्स करके हम अपने घर अपनी बिटिया ले आए, पूरा देश जश्न मना रहा है। हाँ, ये तो बहुत मैंने देखा, पूरा कि देश पिता लेकर आ गया। पूरा देश, बहुत अच्छी बात है। खैर मेरा थोड़ा दूसरा मत है इसमें, बेशक आप लोग सेलिब्रेट करें। एक परिवार टूटा है, मेरे हिसाब से लड़की हो या लड़का, ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा मत समझिएगा कि एक के साथ डिवोर्स हो गया तो दूसरे वाले के साथ सब चंगा होगा। 17-17, 15-15 डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। हाँ, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर मेरे को ऐसा लगता है हम गंभीरता से नहीं ले रहे। एक लड़की ने तो 17 शादियां कर ली हैं और मुंबई में फ्लैट ले लिया है। एक नोएडा में है जिसने 30 शादियां करी हैं। तो खैर इनको तो छोड़ दीजिए, डाइवोर्स वाली का बताती हूँ मैं आपको। डाइवोर्स जो ये बड़ा सा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन चल रहा था, मेरे को नहीं खैर वो पसंद आया, लेकिन उनकी मर्जी, वो करें, दैट इज हर पर्सनल चॉइस। लेकिन वो कह रही थी कि मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में थी तो मदद लेनी चाहिए, काउंसलर, डॉक्टर, कि वो बैंड बाजा बारात करना शुरू कर देंगी। एक छोटा सा प्रश्न है, मेरे को समझ नहीं आया। दूसरी बात, मेजर साहब से शादी हुई थी उनकी, मेजर साहब से मैंने बातचीत करी, आप वो भी देख सकते हैं। मेजर साहब के पिताजी ने मुझे ये बताया कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बता दूं कि मेजर साहब के छोटे भाई भी हैं, जिनकी अभी शादी होनी है, जिनकी शादी अब बहुत नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ये सब इतना ज्यादा वीडियो। अच्छा, इन्होंने जो मेजर साहब हैं उनके फोटोग्राफ्स वायरल करे। आर्मी में काम करने वालों के कब से हम फोटोग्राफ्स ऐसे वायरल करने लगे, वो भी उनकी बिना अनुमति के? क्यों किया आपने? आप उनसे पूछा था आपने? और आपको बता दूं कि इस पूरे केस का फैसला इन्होंने म्यूचुअली किया हुआ था। म्यूचुअली जब पूरा केस इन्होंने लास्ट में एड ऑन क्यों किया गया? जब आपने मैं और आप बैठे हैं, हमने एक चीज म्यूचुअली डिसाइड कर ली, डिवोर्स हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। आपने उसमें जो जो शर्तें रखी थी, मुझे मेजर साहब ने बताया, यहाँ तक शर्त थी कि लड़के को कभी मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं लड़के को, बच्चे को, उन्हीं का बच्चा, क्या वो ATM में मशीन और स्पर्म डोनर है? एक पिता कि उस बच्चे को नहीं मिलेगा। हालांकि उसने कहा कि यार कौन इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, ये रिटायर्ड जज है, उसने वो भी साइन कर दिया। उसने कहा भैया नहीं मिलेंगे, तुमको जो जो चाहिए ले लो, सब ले लो, हमारी जान छोड़ दो बस।
ये वर्ड्स थे पिता के कि उन्होंने कहा कि जो जो चाहिए भैया सब कुछ ले लो हमारा, ले हमारी जान छोड़ दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम बेटा भी रख लो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो ये किया, उसके बाद कितने परेशानी उठानी पड़ी, कितना रिपरकशंस हुआ है और कितनी दुखी हैं वो लोग। दुख इस चीज का है कि बेटा भी गया और समाज में जो एक हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था उस प्रकार समाज में जो इज्जत बनी हुई थी, वो भी यूपी के एक छोटे गांव से है, वो भी सारी बरकत जी, आई ओपनर का मेरा आपका आखिरी सवाल है, क्योंकि ये केसेस तो ऐसे हैं कि इतने वर्षों से आप देख रही हैं तो इनके एक एक केस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है। आपने ये राह चुन ली, एक अच्छे परिवार से आप आती हैं, कोई आसान बात नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आपको धमकियां आती हैं? बहुत ज्यादा, रेप थ्रेट्स, मर्डर। कैसे हैंडल करती हैं? शुरू में मैं जब पहली बार हुआ था तो मैं बहुत रोई थी और इतना रोई थी फूट फूट के कि मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि नहीं कुछ नहीं करना, ये सब बंद करो, ये सब मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, नहीं करना। फिर मैं अपने फादर इन लॉ के पास गई, मैंने बताया उन्हें, तो उन्होंने बोला, वो आर्मी से हैं रिटायर्ड, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपको जो काम ये सही लग रहा है और अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर मुझे बहुत पैशन दिख रहा है, तो आप इसे करो। और उन्हीं की वजह से आज मैं इस काम को कर रही हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है फादर से अपने, और मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें याद करती हूँ कि आज चाहे वो जितना भी डिटर्मिनेशन हो या फोकस हो या जो पंक्चुअलिटी है हर जगह पहुंचने की, या हर रोज का नया जुनून कि नहीं ये भी करना है, ऐसे भी करना है, वो पिताजी जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी वजह से है। और मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली का बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। और मुझसे ये बात एक टेड टॉक में एक डॉक्टर साहिबा ने पूछी थी, जब मैं टेड टॉक दे रही थी रायपुर में, तो उन्होंने बोला था कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू बरखा जी। तो मैंने बोला था कि अ वुमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट मेंस राइट इज व्हाट मोर वुमेन एम्पावरमेंट डू यू नीड। तो फिर उसने दूसरा कुछ सवाल पूछा कि आपको सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से। मैंने कहा आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पर, उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं वहाँ फैमिली में नहीं कर पाती। लेकिन ये जंग जारी रहेगी, ये मुहिम जारी रहेगी, मेरे मरते दम तक ये आवाज बुलंद रहेगी इसी तरीके से। और लोग जुड़ते रहें और आगे भी जुड़ते रहेंगे, उनका धन्यवाद। लेकिन मेन की बात होनी चाहिए और होती रहेगी। आज आपका भी धन्यवाद मेन की बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसी आवाज बुलंद करती रहें। और मैं तो आपने कहा कि मैन की बात मन की बात में भी होनी चाहिए। यस, उसके लिए मैंने मेल लिखी हुई है। अच्छा, बहुत जल्दी देखेंगे। मैंने बहुत सारी मेल्स लिखी है, मोदी जी को हर चीज बताई है, और मैंने कहा है उन्हें कि मन की बात में आप कब करेंगे मेन की बात। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अरे तुम इतने कमजोर हो, कमाल है भाई कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये जब सारी बातें हम बचपन में एक छोटे बच्चे के दिल में डाल देते हैं ना, और उसको मर्द बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो भी 9 महीने माँ की कोख में रहा, उसके अंदर भी वही संवेदनाएं हैं, वो भी वही हाड़ मांस का पुतला है, उसे भी दर्द होता है। अब इन बातों को आप उलट दीजिए, ये समय आ गया है, मर्द को भी दर्द होता है, उसके अंदर भी उदासी होती है, वो भी टूटता है, वो भी बदलता है, उसके दादा के नाम पे, पिता के नाम पर, उसके बेटे के नाम पर। उसको मत कमजोर कीजिए, उसे भी रोने का हक दीजिए, उसको भी कंधों की जरूरत होती है। आज जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो अपने घर में जितने भी पुरुष हैं उनको एक सवाल जरूर पूछेगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए, मैं सुलझा नहीं सकती हूं तो आपका दर्द जरूर बांट सकती हूँ।